Unit 6 Natural Phenomena, Chapter 12 Air, Water and Weather. Cloudy, rainy, windy, hot, cold, humid. All these terms tell the different conditions of the atmosphere around us. This is called weather. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a particular time. The factors that determine weather are temperature, wind, air pressure, moisture, and clouds. बादल, बारिश, हवा, गर्मी, ठंडी, उमस ये सारी चीज़ें एक जगह की एटमॉस्फेयर को बताती हैं। ये सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो कि एक जगह की एटमॉस्फेयर क्या है उसको बताती हैं। इसी चीज़ को हम वेदर कहते हैं। वेदर एक जगह का कंडीशन है जो कि एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर प्लेस का बताती हैं क्या, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह में कौन सा टाइप का वेदर है, यानी कि क्लाउडी है, बादल है, बारिश है, हवा है, गर्मी है, ठंडी है, उमस है। उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या एटमॉस्फेयर है उस जगह का वेदर बताता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। उसी चीज़ को हम वेदर कहते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का जो वेदर है कोई कुछ कुछ डिटरमाइन करते, कुछ कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करती है। जैसे कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसा है, एयर प्रेशर, मॉइस्चर और क्लाउड्स, वो सारी चीज़ें कैसी हैं उस पर्टिकुलर जगह का वेदर वो चीज़ें डिसाइड करती हैं। All these factors are related to one another. It is the sun that influences these factors. The heat of the sun affects the movement of air and changes the forms of water that brings about changes in the weather. यही सारी चीज़ें हैं जो कि वेदर को, ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये सारी वेदर को डिटरमाइन करती हैं कि एक पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। और जो सन है ये सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। सन के कारण ही ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि कोई भी जगह का जो होता है, जो सन की गर्मी होती है वो मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर कैसे किस तरफ मूव कर रहा है उसको डिसाइड करती है। जो वाटर के फॉर्म्स होते हैं, वाटर किस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी फॉर्म्स को डिसाइड करता है। और ये ही सारी चीज़ें होती हैं जो कि वेदर में चेंजेस लाती हैं। Role of the sun in weather changes. The sun and the movement, rotation and revolution of the earth play an important role in weather changes. The rotation of the earth causes day and night. The part of the earth that faces the sun gets sunlight and has day. The other part that does not get sunlight has night. The revolution of the earth around the sun causes seasons. सन और अर्थ का जो मूवमेंट होता है, यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर चेंजेस में। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसी के कारण अर्थ में डे और नाइट होता है। यानी कि जिस पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है, अर्थ के जिस पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है वहाँ पे डे रहता है, और जिस दूसरे पार्ट पे सन का लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पे नाइट रहता है। और जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, उसी के कारण अर्थ में सीजन्स का चेंजेस होता है। While revolving, the parts of earth that are nearer to the sun have hotter and longer days or have summer. The other parts that are away from the sun have colder and shorter days or have winter. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अर्थ का जो पार्ट सन के पास होता है वहाँ पे गर्मी रहता है और ज़्यादा लंबे दिन होते हैं। उसी जगह, उसी टाइम को हम समर कहते हैं। और जिस जगह पे सन का लाइट नहीं पड़ता है, यानी कि जो सन से दूर पे रहता है, वहाँ पे ठंडे दिन रहते हैं और छोटे दिन रहते हैं, जिसको हम विंटर कहते हैं। Weather also changes from day to day and even from hour to hour. When the sun rises or sets, its rays are slanting. So, morning and evening are cool. At noon, the sun rays falls directly on the earth. Therefore, the noon is the hottest part of the day. जो वेदर है वो दिन टू दिन बदलते रहता है। इवन कि वो घंटे घंटे भर में भी जो वेदर है वो चेंज होते रहता है। जब भी सनराइज होता है या सेट होता है, उसके जो रेज होते हैं वो की स्लैंटिंग होते हैं, यानी कि टेढ़े होते हैं। इसी कारण से मॉर्निंग और जो इवनिंग होते हैं वो ठंडे रहते हैं,
और दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि सन का जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे फॉल होता है। इसी कारण से जो दोपहर का टाइम होता है सबसे गर्म रहता है कोई भी डे का। The sun causes the wind. The sun heats the air near the land. The air becomes hot and lighter. It rises up and cooler air flows down to take its place. This moving air is called the wind. So the sun causes the wind to blow. जो सूरज है ज़मीन के पास जो भी हवा होती है उसको गर्म करता है। तो वो गर्म हवा क्या होता है वो कि गर्म रहता है और फिर लाइट रहता है, यानी कि वेट वो बहुत ही लाइट रहता है। इसी कारण से वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और जो ठंडा हवा रहता है वो उसकी जगह को ले लेता है। इसी मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, यानी कि जो हवा मूव कर रही है उसे हम विंड कहते हैं। सो इस तरह से जो सन होता है वो विंड को ब्लो करने में हेल्प करता है, यानी कि विंड जो होता है सन के कारण ही ब्लो होता है। द सन कॉजेस ह्यूमिडिटी। द सन हीट्स अप द वाटर ऑन द अर्थ एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर्स। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो द सन कॉजेस ह्यूमिडिटी। सन कॉजेस ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में उमस रहता है वो भी सन के कारण ही होता है। सन क्या करता है, जो भी वाटर है इस अर्थ में उसको वाटर वेपर में चेंज कर देता है। सन का हीट इस अर्थ के वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देता है। जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इस एयर में प्रेजेंट रहता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इस तरह से सन जो होता है ह्यूमिडिटी का कारण रहता है, यानी कि उमस का कारण जो है वो सन होता है। When it is hot, the air is dry, you sweat a lot. Your sweat evaporates and you feel cool. When air is humid, your sweat does not evaporate. Then you feel sticky and uncomfortable. जब बहुत गर्मी रहता है तो एयर और ड्राई रहता है तो ह्यूमंस बहुत स्वेट करते हैं, यानी कि बहुत पसीना निकलता है ह्यूमंस का। वही पसीना जो है, जो स्वेट है, वो इवेपोरेट हो जाता है और ह्यूमंस ठंडा फील करते हैं, यानी कि कूल फील करते हैं। लेकिन जब हवा में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, यानी कि उमस रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब इंसान स्वेट करता है यानी ह्यूमंस का जब पसीना निकलता है, ह्यूमिडिटी के कारण वो स्वेट जो होता है वो एवेपोरेट नहीं होता है। इसी कारण हम जब मॉइस्चर रहता है यानी कि ह्यूमिडिटी रहता है एटमॉस्फेयर में, हम बहुत ही स्टिकी स्टिकी चिपचिपा और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब यानी कि एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उमस रहता है, उस कारण से हम स्टिकी और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एयर। Air is a mixture of many gases. It contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and dust particles. A blanket of air around the earth is called atmosphere. When air moves, it is called wind, and a strong wind is called gale. Wind that blows gently and lightly is called breeze. A very strong wind is called storm. When storm occurs with lightning and thunder, it is called thunderstorm. Wind also decides the weather of a place. एयर जो होता है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि एयर में नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एयर में। जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है हमारे अर्थ के अराउंड, जो एयर रहता है अर्थ के अराउंड, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब हवा मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं, और किसी स्ट्रॉन्ग विंड को जबकि थोड़ा ज़्यादा तेज़ मूव करता है हवा उसे हम गेल कहते हैं। जो विंड हल्के से जेंटली लाइटली ब्लो करता है उसे हम ब्रीज कहते हैं, और जो एकदम स्ट्रॉन्ग विंड रहता है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। जब जो स्टॉर्म होता है वो लाइटनिंग और थंडर यानी कि बिजली के साथ कड़कता है उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जो विंड होता है उसी के कारण एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर भी डिसाइड होता है। सी ब्रीज। अ कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज. It occurs during the daytime. How sea breeze occurs? During the day, the land gets heated quickly than the sea. Air above the land becomes hot and lighter. It rises up and cold air from the sea rushes in
to take its place. सी ब्रीज, जो समुंदर में हवा बहती है समुंदर से ज़मीन की तरफ, उसी हवा को हम सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज जो होता है वो डे टाइम में ब्लो करता है। सी ब्रीज कैसे होता है? जब दिन में जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। इसी कारण से जो ज़मीन के ऊपर का एयर होता है वो गर्म हो जाता है और लाइट हो जाता है, और वो ऊपर राइज हो जाता है, जिसकी जगह पे ठंडा एयर जो है, जो कि सी की तरफ से आता है, वो आके उसकी जगह ले लेता है उस गर्म एयर की। इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज, अ कोस्टल ब्रीज blowing from the land towards the sea is called land breeze. It occurs at night. How land breeze occurs? At night, land cools down faster than the sea. The hot air above the sea rises up and cold air from the land rushes in to take its place. जब समुंदर के पास हवा बहती है जो कि लैंड से सी की तरफ बहती है, उसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है लैंड ब्रीज जो होता है वो रात को होता है। लैंड ब्रीज कैसे होता है? जब रात को लैंड जो होता है सी एज कम्पेयर टू सी वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो जो सी के ऊपर गर्म हवा होता है वो ऊपर चले जाता है, और लैंड के ऊपर जो ठंडा हवा रहता है वो सी के तरफ चले जाता है और वो गर्म हवा की जगह ले लेता है। इसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। Water. Most of our Earth's surface, more than 70%, is covered with water. It is found in lakes, rivers, seas, and oceans. It is also found underground and even in air. Water changes its states on cooling and heating. अर्थ का 70% से भी जो ज़्यादा सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। वाटर जो है वो लेक्स में, रिवर्स में, सीज में और ओशंस में पाया जाता है। वाटर अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। इवन वाटर जो है वो एयर में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर जो है अपना स्टेट को चेंज करता रहता है जब भी हम उसे ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं। वी ऑल हैव स्टडीड द स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हीटिंग और कूलिंग करने पे वाटर अपने स्टेट्स को बदलते रहता है। Evaporation. The water on the surface of the earth changes into water vapor by the heat of the sun. This results in an increase in the amount of water vapor in the atmosphere or increase in humidity. Evaporation क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस का जो वाटर होता है वो धूप से यानी कि सूरज की गर्मी से जब वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के कारण ही जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ह्यूमिडिटी है यानी कि जो नमी है वो एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ जाती है। The process of change of water into water vapor on heating is called evaporation. जिस प्रोसेस में वाटर वेपर में चेंज होता है सूरज की गर्मी से यानी कि हीटिंग के कारण, उसी प्रोसेस को हम evaporation कहते हैं। Evaporation of water takes place at a faster rate when the weather is windy, the temperature is high, the air is dry, the exposed surface of water is large. जो एवेपोरेशन प्रोसेस का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है इन सारी कंडीशंस में। जब जो वेदर है वहाँ पे उस टाइम पे बहुत हवा चल रही हो, वेदर में बहुत हवा हो यानी कि वेदर विंडी हो, उस टाइम पे एवेपोरेशन बहुत जल्दी फास्ट रेट में टेक प्लेस करता है। और जब टेम्परेचर हाई हो, जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा मिलती है वाटर को, तो ऑब्वियसली जो वाटर है बहुत फास्टली वाटर वेपर में चेंज होता है। और जब एयर ड्राई होती है उस टाइम पे इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट होता है, और जो वाटर का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हो यानी कि एज़ कम्पेयर टू कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अगर सी में से इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पे सी में इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि वाटर का जो सरफेस एरिया है वहाँ पे सी में बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड। Condensation. When water vapor gets cooled, they change into water droplets.
The process of change of water vapor into water by cooling is called condensation. It is the reverse of evaporation. In nature, water vapor condenses into water in many ways, like formation of clouds, dew, and snow. Clouds are formed when water vapor rises up in the atmosphere and condenses into tiny water droplets. Bigger water droplets in the cloud fall down as rain. कंडेंसेशन क्या होता है? जब भाप जो होता है उसे हम ठंडा करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोसेस में जो वाटर वेपर है यानी कि भाप है वो ठंड के कारण यानी कूलिंग के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन का जस्ट रिवर्स है। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। नेचर में वाटर वेपर जो है वो वाटर में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेज में कन्वर्ट होता है, जैसे कि क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ड्यू के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में। क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर जो है वो राइज अप हो जाता है एटमॉस्फेयर में जाके और कंडेंस हो जाता है, यानी कि जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड से एज अ रेन नीचे गिरते हैं। एक्टिविटी। द एम ऑफ दिस एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवेपोरेशन। Take two bowls with the same quantity of water. Keep one under a fan and other away from it for 2 hours. After 2 hours, the water level of the bowl under the fan is lower than the water level in the other bowl. Conclusion: water evaporates faster in windy conditions. इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि विंड का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बाउल लेंगे, बाउल मतलब 2 कटोरी लेंगे, उसमें सेम क्वांटिटी वाटर रखेंगे और एक कटोरी को हम फैन के नीचे रखेंगे 2 घंटे के लिए और दूसरे कटोरी को हम फैन से दूर रखेंगे 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद हम ये नोटिस करेंगे कि जो कटोरी फैन के नीचे रखा है 2 घंटे से, उसमें वाटर का जो लेवल है वो कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू जो कटोरी फैन के नीचे नहीं रखा था। तो ये क्या प्रूफ करता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो विंडी कंडीशन में फास्टर रेट में होता है। Now the aim of the second activity is to show the effect of temperature on evaporation. Take 2 bowls with the same quantity of water. Keep one in direct sunlight and the other in shade for 2 hours. After 2 hours, the water level of the bowl kept in the sun is lower than the water level in the other bowl. Conclusion: the water evaporates faster when the temperature is high. सेकेंड एक्टिविटी में हम टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है इवेपोरेशन पे वो देखेंगे। हमें सेम चीज़ करना है, हमें 2 कटोरी लेना है और उसमें सेम लेवल ऑफ वाटर रखना है और एक बाउल को यानी कि एक कटोरी को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है कि डायरेक्ट धूप में रखना है 2 घंटे के लिए और जो दूसरा कटोरी है उसको हमें शेड में रखना है यानी कि धूप से दूर रखना है। 2 घंटे बाद हम ये नोटिस करेंगे कि जो कटोरी डायरेक्ट सनलाइट में रखा था उसका वाटर लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू जो कटोरी शेड में रखा था यानी कि सन के डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा था। तो इसका क्या कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का कि जो एवेपोरेशन का रेट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है जबकि टेम्परेचर हाई होता है। Hail. Sometimes raindrops grow in size and then freeze to form hard balls of ice due to the cold atmosphere. These are called hailstones और hail. कभी कभी बारिश की बूंदें जो होती है वो साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो फ्रीज़ हो जाती हैं यानी कि जम जाती हैं कि हार्ड बॉल्स ऑफ आइस यानी कि आइस के बड़े बड़े बॉल्स के फॉर्म में। क्योंकि कोल्ड वेदर रहता है यानी कि एटमॉस्फेयर जो रहता है वो काफ़ी कोल्ड रहता है, उस कारण से उसी को हम हेल स्टोन्स या फिर हेल कहते हैं। स्नो. When water vapor freezes in the air, they form tiny flakes of ice called snow. Snowfall takes place mainly on hill stations in winter. स्नो क्या होता है, जब जो भाप होता है वो हवा में जम जाता है
और छोटे छोटे टाइनी फ्लेक्स के फॉर्म में नीचे गिरता है, उसी को हम स्नो कहते हैं। स्नोफॉल मेनली हिल स्टेशंस में विंटर में होता है, यानी कि जो हाई प्लेसेस में जो एरियाज़ होते हैं, यानी कि माउंटेन्स में जो सिटीज़ होते हैं, माउंटेन्स में जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल होता है। Dew. When water vapor in the air condenses and appear as droplet on grasses, flower, leaves and window panels, this is called dew. जब भाप ठंडा हो जाता है हवा में और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के जैसे, पानी के ड्रॉप के जैसे ग्रास यानी कि घास में, फूल में, पत्ती में और विंडो पैनल्स में दिखता है, उसी को हम ड्यू कहते हैं। फ्रॉस्ट. When nights are very cold, dew or surface water freezes to form tiny ice crystals. This is called frost. जब रात बहुत ठंडे होते हैं, जो सरफेस का वाटर होता है वो जम जाता है छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, उसी को हम फ्रॉस्ट कहते हैं। फॉग. During winter, water vapor condenses on dust particles present in the air very close to the ground and form thick clouds. This is called fog. ठंड के टाइम पे जब भाप जो होता है वो ठंडा हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स में और वो ग्राउंड के बहुत ही क्लोज ही एक थिक लेयर फॉर्म कर लेता है, वो जो कि क्लाउड की तरह दिखता है, उसी को हम फॉग कहते हैं। Purification of water. Rain is the purest form of water. Water in wells, rivers, lakes, etc. has many impurities. These impurities may be soluble like salts, insoluble like mud and sand, and may contain disease-causing microorganisms. So, water must be purified before use. There are many methods to purify water like boiling, sedimentation and decantation, filtration and chlorination. हम वाटर को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, यानी कि प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि सबसे साफ जो वाटर होता है वो रेन का वाटर होता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे साफ वाटर रहता है। जो वाटर वेल्स, रिवर्स, लेक्स वगैरह में रहते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है। ये इम्प्यूरिटीज़ सॉल्युबल हो सकती हैं, यानी कि जो घुल जाती है पानी में, जैसे कि कुछ टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे इम्प्यूरिटीज़ भी हो सकती है जो कि घुलती नहीं है पानी में, जैसे कि मड यानी कि मिट्टी और सैंड, और ऐसे भी काफ़ी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं वो कि कुछ कुछ बीमारी फैला सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। इसीलिए पानी को साफ़ करना पीने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं पानी को साफ़ करने के, जैसे कि बॉइलिंग यानी कि पानी को उबालना, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। ये सारे कुछ मेथड्स हैं पानी को साफ़ करने के। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. We have studied that there are many methods to purify water like boiling, sedimentation and decantation, filtration and chlorination. So, today we will start boiling. This is the simple method to purify water. In this method, water is boiled at least for 10 minutes. Germs present in water are killed by boiling. बॉइलिंग जो होता है पानी को प्यूरिफाई करने का यानी कि साफ़ करने का सबसे सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, पानी को कम से कम 10 मिनट तक हम उबालते हैं। उससे क्या होता है कि पानी में जो भी जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं यानी कि गंदगी रहती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो सारे मर जाते हैं। Sedimentation and decantation. When insoluble impurities like sand and mud are present in water, we can purify water by sedimentation and decantation. First, water is allowed to stand for a few hours in a container to settle down the impurities at the bottom of the container. This process is called sedimentation.
जब पानी में ऐसे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, ऐसी गंदगी होती है जो कि पानी में घुल नहीं सकते यानी कि इनसॉल्युबल रहते हैं, जैसे कि रेत और मिट्टी अगर पानी में प्रेजेंट रहते हैं तो उस पानी को हम सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी पानी जो है एक कंटेनर में बहुत देर के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए बिना हिलाए, बिना उसे डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है यानी कि जो गंदगी पानी में घुल नहीं सकी हैं, वो इम्प्यूरिटीज़ जो है वो कंटेनर के नीचे में सेटल डाउन हो जाते हैं यानी कि नीचे बैठ जाता है जो भी इम्प्यूरिटीज़ रहता है। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। After that, this clear water is poured very gently into another container without disturbing the settled impurities. This is called decantation. This clear water may also contain many impurities and germs. जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो वाटर के इम्प्यूरिटीज़ है वो कंटेनर के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और कंटेनर में ऊपर सारा साफ पानी रह जाता है, और उसी साफ पानी को हम किसी दूसरे कंटेनर में बिना नीचे के जो भी इंसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है उसको डिस्टर्ब किए जब हम किसी दूसरे कंटेनर में उस साफ पानी को पोर करते हैं यानी कि डालते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं। लेकिन सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस के बाद भी उस क्लियर वाटर में काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ और जर्म्स हो सकते हैं। Do you know we can improve the rate of sedimentation by adding chemicals like alum? This is called loading. हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को और बेटर बना सकते हैं, उसके रेट को और इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ केमिकल्स को ऐड करके। जैसे कि कोई भी इम्प्योर वाटर है उसमें हम अगर एलम को ऐड कर देंगे, एलम एक टाइप का केमिकल होता है जिसे हम अगर पानी में ऐड कर देते हैं वो सारी इम्प्यूरिटीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को जब सेडिमेंटेशन के लिए हम केमिकल जैसे कि एलम को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को लोडिंग कहा जाता है। फिल्ट्रेशन, this process of purifying water is better than sedimentation and decantation. In this process, water is passed through a filter paper. The impurities get collected over the filter paper and are called residue. The clear liquid that filters out in a separate container is called filtrate. We generally use a strainer or a cloth piece to filter things at home. Water on the surface of the earth also gets filtered through layers of soil and gets collected as underground water. फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस से एक बेटर प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने का। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पानी को एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है। उससे क्या होता है, जो भी गंदगी है, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वाटर में, वो फ़िल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाती है और उसी फ़िल्टर पेपर में जो इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हुए हैं उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। और जो क्लियर वाटर दूसरे कंटेनर में सेपरेट हो गया, उस क्लियर वाटर को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। हम जनरली घर में क्या यूज़ करते हैं, एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं या फिर कपड़े का एक टुकड़ा यूज़ करते हैं पानी वगैरह को फिल्टर करने के लिए। पानी जो अर्थ के सरफेस में रहता है, आता है, वो भी फिल्टर होते हुए ही नीचे अंडरग्राउंड में जाता है। जो सॉइल के लेयर्स हैं इतने सारे, वो एज अ फिल्टर काम करते हैं। जो अर्थ के सरफेस में वाटर आता है और वो सॉइल में फिल्टर्ड होते हुए नीचे अंडरग्राउंड वाटर के तरह जाके स्टोर हो जाता है। Chlorination. Germs present in water can be killed by adding chlorine in the form of tablets or any other form. The process of adding chlorine in water is called chlorination. जो जर्म्स पानी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्लोरीन ऐड करके भी उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। क्लोरीन को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी हम डाल सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉर्म में भी पानी में डाल के जो जर्म्स है और इम्प्यूरिटीज़ है उनको किल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। Here in the picture you can see the diagrammatic representation of the process of sedimentation, decantation and filtration.